हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू ऑल आर फाइन। दोस्तों, हमने जो पार्ट 1 में हमने जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑडिट रिस्क के बारे में। फर्स्ट टॉपिक था हमारा ऑडिट रिस्क, दूसरा टॉपिक था हमारा मटीरियलिटी लेवल और तीसरा टॉपिक था अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ऑडिट रिस्क हमने देखा था, ऑडिट रिस्क मतलब रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क, ठीक है। और मटीरियलिटी लेवल में भी हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने डिस्कस किया अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स का फर्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। लेकिन ऐसे 315 बोलता है कि ऑडिटर आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। तो अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में देखो, अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट वो वाला हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट कैसे करता है ऑडिटर, वो हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया। पार्ट 1 में जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक ओपन करके वीडियो देख सकते हैं। अभी हम इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में देखेंगे। मीनिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल एज पर दी एस 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है। The internal control may be defined as a process designed, implemented and maintained by those charged with governance, management and other personnel to provide a reasonable assurance about the achievement of the entity's objectives with regard to the reliability of the financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, safeguarding of assets and compliance with the applicable laws and regulations. Internal control system बेसिकली क्या है? एक systems and procedures है। जिसे ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है। तो उसके अंदर भी कई सारे कंट्रोल फंक्शंस होते हैं। जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है तो सीनियर अकाउंट्स मैनेजर होगा, सीनियर उसके नीचे होगा सीनियर एग्जीक्यूटिव, फिर होगा उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट। तो इन सब के बीच में एक प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ है, ठीक है। सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स है, प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ हैं, वो देखना है तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है बेसिकली? सपोज एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या, उसने देखा कि भाई मशीनरी का रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस चाहिए, उसको रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस चाहिए मशीनरी का, कि मशीनरी स्मूथली वो परफॉर्म कर सके, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने में। तो उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर ने एम्प्लॉय को बोला कि तुम जाओ, कैशियर है जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, उसके पास से तुम पैसे लेके आओ ताकि हम जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस है उसका हम पेमेंट कर सकें। तो जो एम्प्लॉय है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, वो कैशियर के पास गया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले, उधर बोला कि भाई हमको रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, एक्सपेंस के लिए हमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो कैशियर वो उसको दे देगा एम्प्लॉय का पैसा। उसके पहले हेड ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट है जो सीनियर मैनेजर है अकाउंट्स का, वो पहले प्रोडक्शन मैनेजर है उससे पूछेगा, उससे कंफर्म करेगा क्या एक्चुअली में रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस है, किस चीज़ के लिए आप पैसे मांग रहे हो। हेड ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, वो कंफर्म करेगा हेड ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। उसके बाद ही कैशियर को ऑथोराइज करेगा कि तू जो प्रोडक्शन जो मैनेजमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉय है उसको तू कैश पे कर दे। कैशियर ऐसे ही एम्प्लॉय को कैश पेमेंट नहीं करेगा, हाँ वाउचर्स में साइन करवाएगा, लेकिन कैशियर ऐसे ही एम्प्लॉय को पेमेंट नहीं करेगा। वो अगर उसको हेड ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट का परमिशन मिलेगा तो ही कैशियर एम्प्लॉय को पेमेंट करेगा उस रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली इंटरनल कंट्रोल है। इसमें इंटरनल कंट्रोल क्यों दिखाया गया है? क्योंकि इसमें इंटरनल कंट्रोल आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? देखो, कैशियर है, कैशियर ने इंडिपेंडेंटली ड्यूटीज परफॉर्म नहीं की है क्योंकि उसके ऊपर ऑथोराइजेशन था। अगर उसके ऊपर ऑथोराइजेशन ना होता तो कैशियर क्या करता? कैशियर ऐसे ही पेमेंट कर देता है एम्प्लॉय को, ऐसे पर्टिकुलर वाउचर बिल बना के पेमेंट कर देता। रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो एक्सपेंस जो बंदा कर रहा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वो 5000 का रिपेयर एंड मेंटेनेंस करता है, लेकिन कैशियर ने 6000 का वाउचर बना दिया एम्प्लॉय को। तो 1000 का क्या हो, 1000 का फ्रॉड हो सकता है। 1000 का ज़्यादा एक्सपेंस दिखा देंगे, 1000 का ज़्यादा एक्सपेंस दिखा देंगे, लेकिन एक्चुअली में एक्सपेंस कितना हुआ है 5000 का। तो दिखा देंगे एक्सपेंसिस 6000 का, रिकॉर्ड कर देंगे 6000 का, पीएनएल में जो दिखाई देगा एक्सपेंस 6000 रुपीज़ का। तो 1000 रुपये कैशियर और प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो एम्प्लॉय है वो और रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो बंदा करे वो तीनों आपस में बांट लेंगे एक फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस करके, फ्रॉड बिल इश्यू करके, ठीक है। तो यही हुआ कि अगर सिस्टम्स एंड प्रोसीजर बाय लॉज डिसाइड हो रही है
ठीक है, जो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर बाय लॉज डिसाइड हो रही है उसी को हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बोलेंगे। तो डिजाइन इम्प्लीमेंटेड एंड मैनेज बाय एंड दी मेंटेन, जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन बाय द मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। क्यों? क्योंकि अचीव कर सके कि रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर कैशियर ऐसे एम्प्लॉय को पेमेंट कर देता, उसमें फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हो जाता तो 5,000 का रिपेयर में मेंटेनेंस का उसके बदले कैशियर अगर ऐसे ही एम्प्लॉय का पेमेंट कर दे रहा, 5,000 का रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है, लेकिन बिल इशू है 6,000 रुपये का, तो 1,000 का फ्रॉड है, तो P&L अकाउंट में कितना जाएगा? 6,000 रुपये। तो ये क्या हुआ? रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का इफेक्ट हुआ। तो इसलिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो एश्योर करे रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट्स रिकॉर्ड हुआ हो, जो प्रेजेंट हुआ हो, सही से प्रेजेंट हुआ हो। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस का करेक्टनेस होना, ऑपरेशन की एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस होना, ये ऑब्जेक्टिव है। सेफ गार्डिंग ऑफ द एसेट्स, अगर यहाँ पे 5,000 का एक्सपेंस है, अगर वो 6,000 का बिल इशू करके 6,000 का पेमेंट हो रहा है तो 1,000 का फ्रॉड हुआ, 1,000 का एसेट्स डिमिनिश हुआ, कैश 1,000 का बैलेंस कम हो गया फ्रॉड करके। इसलिए सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स एक पर्पस होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है? वर्क ऑफ वन पर्सन इज चेक्ड बाय अनदर पर्सन एंड सिंगल पर्सन, वन पर्सन इज नॉट अलाउड टू कैरी द ट्रांजेक्शन, टू परफॉर्म द ट्रांजेक्शन फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू इट्स एंड। उसके ऊपर चेकिंग लगाई जाती है। क्या एक बंदे ने जनरल एंट्रीज, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक बंदे ने जनरल एंट्री पास की है, क्या वो सही एंट्रीज पास हुआ है? उसके ऊपर चेकिंग लगाया जाता है। दूसरा बंदा चेकिंग मारता है कि भाई एंट्री, जो बंदा पर्टिकुलर बंदा ने एंट्री पास की है वो सही तरह से पास की है, क्योंकि एक बिल इश्यू होता है उसके ऊपर से एंट्री पास होती है। तो हो सकता है बिल गलत इश्यू हुआ हो सकता है ह्यूमन एरर हुआ हो, ट्रांजेक्शन्स कॉम्प्लेक्स होने की वजह से ह्यूमन एरर हुआ जनरल एंट्री रिकॉर्ड करने में। तो जनरल एंट्रीज बराबर रिकॉर्ड हुई ही नहीं, तो एक बंदा दूसरे बंदे के ऊपर चेक करता है। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि भाई सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स के लिए। इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, ये हमने देख लिया इंटरनल कंट्रोल्स का एग्जाम्पल। अभी बात करें एज डिराइव्ड फ्रॉम द अबव डेफिनेशन पर्पस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। देखो इंटरनल कंट्रोल बनाने का पर्पस क्या है? रिलायबिलिटी ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, रिलायबल होना चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर हो सकता है कि भाई देखो इसमें क्या हुआ, पहले एग्जाम्पल में रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस कितना हुआ था? 5,000 का हुआ था, लेकिन रिकॉर्ड कितना किया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना दिखा है? 6,000 रुपये। तो 1,000 क्या हुआ? 1,000 से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट आ गया, गलती आ गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ इट्स ऑपरेशंस, कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन एंड सेफगार्डिंग ऑफ द एसेट्स। ये चार पर्पस है। कौन से? रिलायबिलिटी ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स ऑपरेशंस, compliance with the applicable laws and regulation and safeguarding of its assets. The way in which the internal control system is designed, implemented and maintained varies within entity size and complexity. एंटिटी का साइज कितना है, बड़ा है, छोटा है, कॉम्प्लेक्सिटी, उसमें ट्रांजेक्शन कितने हैं, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी का कितना है, लेवल कितना है, ज़्यादा है, बड़ा। ट्रांजेक्शन अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो क्या हो सकता है? इंटरनल चेक्स ज़्यादा लगाने पड़ सकते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो हो सकता है जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करने में कोई मिस्टेक हो गई हो, तो उसके लिए हमको इंटरनल चेक्स लगाने पड़ेंगे। तो एक आदमी जनरल एंट्री पास करेगा तो दूसरा आदमी वो जनरल एंट्रीज को चेक करेगा, उस ट्रांजेक्शन्स के जो बिल रेज हुआ है उसका चेक करेगा कि कौन से बिल के ऊपर कौन सा एंट्री पास हुआ है वो चेक करेगा। तो इसलिए इंटरनल चेक्स भी अच्छी तरह, ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो हाई इंटरनल चेक्स होने चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। देखो ऑडिटर बेसिकली मैंने बोला रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में क्या है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, वो हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया। लेकिन अभी क्या है, ऑडिटर अंडरस्टैंड करता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, तो वो उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अंडरस्टैंड करने का बेनिफिट क्या है? ऑडिटर को पता चलेगा कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ी बड़ी गलतियाँ होने का रिस्क कितना है, ठीक है। In understanding of the internal control assists the auditor in identifying the potential misstatement, in identifying factors that affect the risk of material misstatement, in determine the nature, time and extent of the further audit procedures। देखो अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर्टिकुलर एंट्री का वीक है, डेफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, मतलब इसका मतलब नो प्रॉपर सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स आर डिजाइन, ठीक है। तो वीक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हुआ, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ होने का चांसेस भी ज़्यादा है। अगर बड़ी बड़ी गलतियाँ होने का चांसेस ज़्यादा है मतलब हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। अगर हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो ऑडिटर की जो नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होगी वो बढ़ जाएगी। तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बढ़ जाएगी तो डिटेक्शन रिस्क, मतलब जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उसको नहीं ढूंढने का रिस्क
जो बड़ी बड़ी गलतियां हैं उसको नहीं ढूंढने का रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अगर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ज़्यादा होगी तो जो डिटेक्शन रिस्क होगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बड़ी बड़ी गलतियां हैं उसको नहीं ढूंढने का रिस्क होगा वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से ऑडिट रिस्क भी कम हो जाएगा, हमने ये पढ़ा था ऑडिट रिस्क में, ठीक है। तो इसलिए ऑडिटर के ये बेनिफिट्स हैं, क्योंकि उसको पता चल सकता है कि मेरी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगी, मेरे जो ऑडिट रिस्क है वो कैसे रिड्यूस होगा बाय रिड्यूसिंग द डिटेक्शन रिस्क। ये है बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। लिमिटेशंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, चाहे कितने भी मैनेजमेंट कितना भी इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्यों ना बना दे, वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कभी एक्यूरेट बन ही नहीं सकता, कभी 100% वो परफेक्ट नहीं बन सकता। वही हमने देखा था फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया था, क्या किया था कि भाई इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, चाहे ऑडिटर कितनी भी 100% ऑडिट प्रोसीजर्स लगा ले, लेकिन वो कंप्लीट गारंटी नहीं दे सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हमने फैक्टर्स डिस्कस किए थे इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। अभी इधर हम बोलेंगे इंटरनल लिमिटेशंस, मतलब लिमिटेशंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। फर्स्ट लिमिटेशन है लिमिटेशंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। फर्स्ट लिमिटेशन, इंटरनल कंट्रोल कैन प्रोवाइड ओनली द रीजनेबल एश्योरेंस। ये कैसे बोला? इंटरनल कंट्रोल कैन प्रोवाइड ओनली ए रीजनेबल एश्योरेंस। हम पढ़ते हैं इंटरनल कंट्रोल no matter how effective can provide the entity with only reasonable assurance about the achieving the entity's financial reporting objectives। entities का financial reporting objectives क्या है कि accurate financial statement बने, लेकिन इंटरनल कंट्रोल जो कंपनी में बन रहे हैं वो रीजनेबल एश्योर कर रहे हैं कि भाई एंटिटी के फाइनेंशियल जो रिपोर्टिंग है वो एक्यूरेट बनेगी, लेकिन वो रीजनेबल एश्योरेंस है कि वो रीजनेबली एश्योर कर रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाएंगे। द लाइकलीहुड ऑफ देयर अचीवमेंट इज अफेक्टेड बाय इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मतलब मैनेजमेंट कंप्लीटली गारंटी नहीं दे सकती कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बन रहे हैं वो परफेक्ट है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो ऑब्जेक्टिव्स है वो परफेक्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एक्यूरेट और रिलायबल है, ऐसा 100% गारंटी नहीं दे सकती मैनेजमेंट, क्योंकि देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, सेकंड पॉइंट है ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। देखो reality is that the human judgment in decision making can be faulty and that breakdowns in internal control can occur because of the human error. For example, there may be error in design of or change to control. हमने बहुत अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया है, लेकिन वो हो सकता है उसके डिज़ाइन या उसके चेंज करने में, अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का डिज़ाइन हम बना रहे हैं या उसको चेंज कर रहे हैं तो उसमें अगर हमारा ह्यूमन एरर आ गया कि हमने गलती कर दी वो डिज़ाइन या उसको चेंज करने में कंट्रोल, तो इसलिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम खराब भी हो सकता है, ठीक है। तो ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग इन डिज़ाइन इन द चेंज ऑफ कंट्रोल इज द सेकंड पॉइंट ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्पस। जो हमने 4 पर्पस पढ़े थे ना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के, कौन से पर्पस थे? ये रहे, द रिलायबिलिटी ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो होता है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑपरेशंस, कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, सेफगार्डिंग ऑफ द एसेट्स। तो ये पर्पस है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर्पस, अगर मैनेजमेंट जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना रही है उसको पता ही नहीं उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाने का पर्पस क्या है, तो जो वो यूज़ करेगी इंफॉर्मेशन और उस इंफॉर्मेशन के ऊपर से जो कंपनी चेंज करेगी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वो भी बराबर नहीं होगा। तो ये लिमिटेशंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल है। Equally, the operations of the control may not be effective, such as where information produced for the purpose of the internal control, for example, an exception report, is not effectively used because the individual responsible for reviewing the information does not understand its purpose or fails to take appropriate action. अगर मुझे पता चले कि इस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पर्पस क्या है, तो जो मैंने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पहले से डिज़ाइन किया है, तो मुझे पता चल सकता है कि ये जो डिज़ाइन किया है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, क्या वो मेरे पर्पस अचीव कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं उसको चेंजेस करूँगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं है उसका पर्पस क्या है। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया है तो उसको मैं डिसीजन कैसे लेकर सकूँ कि भाई उसमें क्या चेंजेस करना है। इसीलिए वो लिमिटेशंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल है, लिमिटेशंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। फोर्थ पॉइंट है कल्यूजन अमंग पीपल। देखो कल्यूजन अमंग पीपल मतलब पीपल, जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है पूरा, जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बैठे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, या फिर बोले परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, तो इसमें जो अंदर बंदे बैठे हैं वो कल्यूजन कर रहे हैं, वो फ्रॉड कर रहे हैं। कैसे? देखो पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये दिया था ना, जो हेड ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट, हेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये मैंने एग्जांपल दिया है, वहाँ पे कैसे फ्रॉड हुआ था। हो सकता है बिल 6000 का बना दे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का और एक्चुअली में एक्सपेंस हो 5000 का,
तो 1,000 रुपये ये दोनों तीनों जो कैशियर, एम्प्लॉय और रिपेयर मेंटेनेंस करने वाला बंदा, वो तीनों 1,000 अपने पॉकेट में डाल दें। तो ये क्या है, एक लिमिटेशन है, कल्यूजन अमंग दी पीपल, ये हो सकता है। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट कैसे कल्यूड कर सकता है, मैं आपको वो बताता हूँ कि भाई देखो, एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस वाला, दूसरा एग्जांपल मैं आपको परचेज वाला देता हूँ। परचेज डिपार्टमेंट में जो परचेज मैनेजर होता है, उसने 3 सप्लायर डिसाइड किए हैं, 3 कोटेशन मिले हैं उसको। 2 कोटेशन तो ऑलरेडी पहले से मिले हैं, एक 2.5 लाख का, एक 3 लाख का। मतलब जो परचेस कर रहा है माल परचेस डिपार्टमेंट में 2.5 लाख का और 3 लाख का। और जो तीसरा बंदा है वो कंपनी को नहीं पता है कौन है, लेकिन परचेज मैनेजर को पता है उसको, लेकिन वो कंपनी को नहीं बताएगा। वो क्या बोलेगा, वो सेम टू सेम कोटेशन वो 2 लाख में पास करने के लिए तैयार है। परचेज मैनेजर को पता है कि वो जो कोटेशन, जो फर्स्ट सप्लायर है वो कोटेशन मुझे 2 लाख में पास करेगा, और जो 2 सप्लायर है वो 2.5 लाख और 3 लाख बोलेंगे, तो वो 2 लाख में माल देने के लिए तैयार है। लेकिन वो क्या करेगा, परचेज मैनेजर, वो सप्लायर 1 है जिसके साथ परचेज मैनेजर ने जो सेटिंग किया है, उसको बोल देगा भाई तू 2 लाख, एक काम कर, तू 2,20,000 का कोटेशन बना। वैसे भी जो सप्लायर 2 एंड सप्लायर 3 है उसका 2.5 लाख और 3 लाख का कोटेशन है। ठीक है, तो तू कोटेशन में जो टेंडर पास होगा तेरा, तो कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो जाएगा। तो तू 2,20,000 बोल दे, तो 20,000 हम दोनों आपस में बांट लेंगे। ठीक है, तू 2 लाख ले लेना, जो 20,000 तुझे एक्स्ट्रा मिले वो परचेज मैनेजर और सप्लायर 1 वो दोनों आपस में बांट लेंगे। तो ये क्या हुआ, फ्रॉड किया, क्योंकि पता है 2 सप्लायर है उसके 2.5 लाख और 3 लाख का कोटेशन है, और जो 2,20,000 वाला है वो तो कोटेशन पास हो ही जाएगा। तो एक्चुअली में वो 2 लाख रुपये लेगा, जो 20,000 एक्स्ट्रा रही है वो परचेज मैनेजर और सप्लायर 1 आपस में शेयर कर लेंगे। तो ये फ्रॉड हो सकता है, कल्यूजन अमंग द पीपल। ठीक है, मैनेजमेंट में एंटर साइड एग्रीमेंट्स विद द कस्टमर्स दैट अल्टर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एंटिटी स्टैंडर्ड सेल्स कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच मे रिजल्ट इन इम्प्रॉपर रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है, एडिट चेक्स इन दी सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट एंड एक्सीज द स्पेसिफाइड क्रेडिट लिमिट्स डिसेबल। देखो, किसी कस्टमर को हम सेल करने जा रहे हैं, अगर उसको सेल्स हम उसको क्रेडिट लिमिट सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड किए कि इस कस्टमर को 20 लाख से पूरे साल में 20 लाख से ज़्यादा सेल नहीं कर सकते, लेकिन उसको हमने किया है 20 लाख का ऑलरेडी सेल कर दिया है। तो सॉफ्टवेयर में जाके अगर उसका अभी 2 लाख का अभी और उसने सेल करने वाले हैं हम, ठीक है, अगर हम उसको 2 लाख का अभी एक्स्ट्रा सेल करने वाले हैं तो सॉफ्टवेयर वो मना कर देगा, क्योंकि 20 लाख तो ऑलरेडी वो लिमिट एग्जॉस्ट हो चुका है, तो 2 लाख का और सेल नहीं कर सकते। लेकिन क्या, कोई बंदा एडिट चेक करता है, सॉफ्टवेयर में जाके चेंजेस करता है, क्या करता है उसमें 2 लाख एक्स्ट्रा बढ़ा देता है, 20 लाख के बदले 22 लाख कर देता है, तो 20 लाख का तो ऑलरेडी सेल होगा, 2 लाख का एक्स्ट्रा सेल होगा। ठीक है, उस बंदे को। तो ये क्या है, ये एक्चुअली ये क्या है, ये फ्रॉड है, एक्चुअली फ्रॉड है। तुम सॉफ्टवेयर में जाके उधर क्रेडिट लिमिट चेंज कर सकते कि उस बंदे को मैं ज़्यादा सेल करूँ, तो एक्चुअली में वहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या दिखाई देगा, सेल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस बंदे का 22 लाख रुपए दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअली उस बंदे को अलाउड है 20 लाख रुपए, तो 2 लाख का ज़्यादा दिखाई दिया सेल्स। तो ये भी गलतियाँ हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर ये सॉफ्टवेयर को चेंज ना करते हैं, अगर बाय लॉज एंड प्रोसीजर्स चलते हैं, तो उसको मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो 20 लाख रुपये दिखाई देता है, लेकिन इसने क्या है सॉफ्टवेयर में चेंज करके उसको सेल करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना दिखाया, 22 लाख रुपये। तो ये एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ये एक लूप होल है, जो पर्सन जो बैठे होते हैं वो जिसको एक्सेस दिया जाता है वो करते हैं। जजमेंट बाय द मैनेजमेंट, देखो जजमेंट बाय द मैनेजमेंट इन डिजाइनिंग एंड द इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल्स। मैनेजमेंट ही अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छी तरह से नहीं करती है, पुअर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करती है। तो ये तो अभी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा, भले ही वो पुअर हो, लेकिन तो इसलिए तो हम इसको बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। मैनेजमेंट ने पुअर कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन किया है, तो उसमें ऑडिटर क्या कर सकता है। In designing and implementing controls, management may make judgments on the nature and extent of the controls it chooses to implement and the nature and extent of the risk it chooses to assume. देखो, अगर मैनेजमेंट पुअर इंटरनल कंट्रोल डिज़ाइन करेगी तो उसमें इंटरनल चेक्स पुअर होंगे, रिस्क भी ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, और मैंने आपको जो ऊपर एग्जांपल दिया परचेज वाला, जो सप्लायर कोटेशन जो पास होता है, वो 2,20,000 का बिल किसके पास जाएगा, मैंने आपको बोला 2,20,000, तो 2,20,000 का बिल अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास जाएगा। ठीक है, तो 2,20,000 अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे करेगा सप्लायर को, वो खुद 2 लाख रख लेगा, और जो 20,000 एक्स्ट्रा है वो सप्लायर और परचेज मैनेजर दोनों आपस में बांट लेंगे। तो ये कल्यूजन हो सकता है,
बिल 2,20,000 का पास होता है, माल आता है कितना, एज पर बायर्स लॉज एंड प्रोसीजर वो माल 2 लाख में मिलता है। अगर हम इंडिपेंडेंटली हम डील करते हैं उस सप्लायर 1 से तो मुझे माल वो 2 लाख मिलता है, लेकिन परचेज मैनेजर ने सेटिंग करके वो 2,20,000 का परचेज बिल इश्यू करवाया वहाँ से, मतलब तो क्या हुआ, हमने 2 लाख अकाउंट्स डिपार्टमेंट से 2,20,000 रुपये चले गए, लेकिन हमको माल 2 लाख ही मिला, 2 लाख का ही मिला। तो ये क्या, ये फ्रॉड हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। लिमिटेशंस इन केस ऑफ द स्मॉल एंटिटीज, देखो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज अच्छी तरह से होती है। जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कोई एंट्रीज पास करे तो उसके ऊपर प्रॉपर चेकिंग रखी जाए, ठीक है, तो एंट्रीज में फ्रॉड ना हो या ह्यूमन एरर, पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर होती है वो ना हो, क्योंकि ऊपर हम इंटरनल चेक्स रखते हैं, ठीक है। एक बंदा एंट्री पास करे तो उसके ऊपर चेक करे तो ये इंटरनल चेक्स हुआ। अगर इंटरनल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होगा, वर्क ऑफ 1% चेक बाय अनदर, तो अच्छी तरह से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होगा तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे बन पाएंगे। लेकिन अगर स्मॉल एंटिटीज़ हैं तो उसमें क्या है, एक बंदे को 2-3 ज़्यादा पावर दी जाती है, 2 से 3 से ज़्यादा पावर दी है, 2-3 पावर नहीं उससे ज़्यादा पावर दी जाती है, क्योंकि कम लोग हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स दी जाती है, ठीक है। तो वो कंट्रोल जो पावर्स उसको दी गई है उसका मिसयूज़ कर सकता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था, ये जो लिया था आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, अगर हेड ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ऑथोराइजेशन ना होता तो क्या होता, कैशियर एम्प्लॉय को जो वो मांगता है वो उतने पैसे दे देता वाउचर बना के और डिफरेंस अमाउंट अपनी जेब में रख लेते, ठीक है, ऐसा वो फ्रॉड कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या है, इंटरनल चेक्स रखा गया, हेड ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ऑथोराइजेशन चाहिए, उसके बाद ही कैशियर एम्प्लॉय को पैसा दे सकता है। हेड ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट हेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कंफर्मेशन लिया, क्या इतने का एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है, इसलिए उसके बाद ही कैशियर को अप्रूव किया गया कि भाई तू इतना अमाउंट एम्प्लॉय को दे दे। तो ये इंटरनल चेक्स होते हैं। अगर उसको ऑथोराइजेशन ना दिया गया होता तो इसका मतलब कैशियर खुद ही अपने आप को ऑथोराइज कराए और खुद पेमेंट कराए और खुद अकाउंट्स में एंट्री पास कराए। इसलिए स्मॉल एंटिटीज में ये फ्यूअर एम्प्लॉयज होते हैं, इसलिए फ्रॉड होता है। फ्यूअर एम्प्लॉयज ड्यू टू विच द सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इज नॉट प्रैक्टिकेबल। However, small owner managed entities, the owner managed may be able to exercise a more effective oversight than in the large entity. The oversight may compensate for the generally more limited opportunities for segregation of duties. On the other hand, owner manager may be more able to override the controls because the system of internal control is less structured. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटीज़ दी जाती है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ कम होती है, एक ही बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटीज़ दी जाती है, तो उस ड्यूटी का वो फ़ायदा उठाता है, फ्रॉड करने लगता है। ठीक है, ऐसा किस में होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, या तो स्मॉल कंपनीज होती हैं। ठीक है, ड्यूटीज़ ज़्यादा देना मतलब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ का कम होना। ठीक है, एक ही बंदे को 2 से 3 पावर दी जाती है कि भाई तू ही माल परचेस करना, तू ही रॉ मटेरियल परचेस करना और तू ही रॉ मटेरियल का पेमेंट करना और तू ही रिकॉर्डिंग कर लेना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उससे उसका वो पावर्स का मिसयूज़ कर सकता है। ठीक है, ये था लिमिटेशंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। अभी हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, द डिवीजन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल इनटू the following 5 components provides a useful framework for the auditors to understand how different aspects of the entity's internal control may affect the audit। देखो, ये 5 इंटरनल कंट्रोल्स जो कंपोनेंट्स हैं, इंटरनल कंट्रोल के जो कंपोनेंट्स हैं, ऑडिटर उसको ये जो भी कंट्रोल्स हैं एनवायरनमेंट में, जो ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में ये सब कंट्रोल्स हैं, उसका ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग करेगा। एंटिटी में जो भी कंपोनेंट्स है उसका ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, देखेगा कि क्योंकि उसके ऊपर डिसाइड करना है ऑडिटर को कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना होगा, बड़ी बड़ी गलतियां होने का चांस कितना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये कंट्रोल एनवायरनमेंट, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंट्रोल एक्टिविटीज और मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, ये जो कंपनी में हो रहा है उसको ऑडिटर को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है ये हम देखते हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट इज अ सेट ऑफ द स्टैंडर्ड्स, प्रोसेसेस, स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर कैरिंग आउट द इंटरनल कंट्रोल अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, तो उस फंक्शंस के ऊपर कंट्रोल या उसके फंक्शंस के ऊपर चेकिंग कौन कर रहा है। ठीक है, वो एक पूरा एनवायरनमेंट सेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक बेस बनता है कि जो इंटरनल कंट्रोल डिसाइड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसके पहले ये कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है वो चेकिंग होता है कि भाई कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है, उसमें कुछ लूप होल है क्या, इधर हमको सुधारना चाहिए क्या, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ बहुत कम है तो हमको थोड़ा, अगर एक आदमी को अगर 2 से ज़्यादा पावर दी जाती है तो हम उसको सेग्रीगेट कर देंगे
अगर 3 पावर दी जाती है तो 2 पावर इस एक आदमी को देंगे, 1 पावर उसको दे देंगे, ताकि क्या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हो, कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छे से बन सके। कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या, ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट एज अ पार्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इज अंडरस्टैंडिंग, ऑडिटर शैल इवेल्युएट, क्या करेगा, इवेल्युएट मैनेजमेंट हैज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड अ कल्चर ऑफ होनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर। ठीक है, मैनेजमेंट ने क्या है, कल्चर ऑफ होनेस्टी किया है, भाई अपने कंट्रोल्स में ईमानदारी रखिए, उसमें कुछ कोई कंट्रोल का लूप होल का फ़ायदा नहीं उठा सकता। ठीक है, कंट्रोल में कोई लूप होल नहीं है, अच्छे से कंट्रोल्स मेंटेन की गए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, प्रॉपर सिस्टम्स एंड प्रोसीजर लगाए गए हैं। ठीक है, कोई फ्रॉड करने की गुंजाइश ही नहीं है, कोई फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस कर ही नहीं सकता, गलत वाउचर इशू करके एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट में ज़्यादा दिखा के खुद डिफरेंस अमाउंट ले लेना, ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब कंट्रोल्स प्रॉपर्ली डिजाइन है। ठीक है, स्टैंड्स इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट एलिमेंट्स कलेक्टिवली प्रोवाइड एन एप्रोप्रिएट फाउंडेशन ऑफ द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। देखो कंट्रोल एनवायरनमेंट पूरा कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, उसके बेस पे हम पता कर सकते हैं कि भाई फाउंडेशन कैसा होगा इंटरनल कंट्रोल का। कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा है तो इंटरनल कंट्रोल का फाउंडेशन अच्छा होगा। ठीक है, इंटरनल चेक्स प्रॉपर होंगे, ऐसा कहना चाहता है ये, इंटरनल चेक्स प्रॉपर होंगे तो कल्यूजन होने का चांस नहीं है। ठीक है, फ्रॉड होने का चांस नहीं है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट, देखो बेसिकली कंट्रोल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, गवर्नेंस फंक्शंस, मैनेजमेंट फंक्शंस कौन से हैं, ये सब डिसाइड होता है। गवर्नेंस फंक्शंस क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो डिसीजंस होते हैं, एंटिटी पूरी गवर्न कैसे करता है, पूरी मैनेज कैसे करता है, वो उसको हम गवर्नेंस फंक्शन बोलेंगे। और मैनेजमेंट फंक्शन होता है, जैसे मैनेजमेंट कैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एटीट्यूड्स एंड अवेयरनेस एंड एक्शंस ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड द मैनेजमेंट। ठीक है, दोज चार्ज विद गवर्नेंस में क्या कौन आता है, ऑडिट कमेटी आती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आता है। मैनेजमेंट में देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, परचेस मैनेजमेंट, तो ये सब क्या है, ये सब मैनेजमेंट है पूरा। उसका एटीट्यूड, और जो थर्ड पॉइंट है कंट्रोल एनवायरनमेंट सेट्स द टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इन्फ्लुएंस द कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ हिज पीपल। मतलब जो अंदर काम कर रहे हैं उस बंदे का कंट्रोल कॉन्शियसनेस कैसा है, कंट्रोल सीरियसनेस कैसा है, क्या वो कंट्रोल्स जो उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, मतलब अगर कंट्रोल्स सीरियसनेस ज़्यादा होगी तो इसका वो क्या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज ज़्यादा होंगी, अच्छी तरह से होंगी, सिस्टम्स एंड प्रोसीजर वेल मेंटेन होगी। ठीक है, तो कंट्रोल एनवायरनमेंट सेट्स द टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो टोन मतलब वो बता रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल कैसे है, एक्चुअली में प्रेजेंटली ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कैसे है। एलिमेंट्स ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट, अब जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है उसके एलिमेंट्स कौन से हैं, एलिमेंट्स ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट डेट में बी रिलेवेंट व्हेन ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल। अगर ऑडिटर अंडरस्टैंड करता है कंट्रोल एनवायरनमेंट का तो उसका एलिमेंट का अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेना जरूरी है। फर्स्ट एलिमेंट है कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ द इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। देखो enforcement of the integrity and ethical values includes, for example, management actions to eliminate or mitigate the incentive for temptation that might prompt personnel to engage in the dishonest, illegal and unethical act. मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट ने सपोज एग्जांपल मैनेजमेंट ने एलिमिनेट मतलब वो कम कर दिया या तो एलिमिनेट कर दिया इंसेंटिव को, एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव देना बंद कर दिया या तो कम कर दिया, तो क्या होगा, पर्सनल क्या अनएथिकल इलीगल एक्ट्स करेंगे, डिसऑनेस्ट एक्ट करेंगे। और कैसे कि भाई एक फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस करके गलत बिल इश्यू करके वो क्या करेंगे, एक्सपेंस दिखा देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वाउचर बना देंगे, एक्सपेंसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा देंगे, लेकिन वो एक्सपेंस एक्चुअली हुआ ही नहीं है, वो फ्रॉड करके बिल बनाया गया है या बाहर से मंगवाया गया है ताकि एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर सके और पेटी कैश में से जो अमाउंट है वो निकाल सके और अपने पॉकेट में डाल सके। ठीक है, फ्रॉड करके जो कैश चोरी करते हैं कंपनी में से, फ्रॉड वगैरह बिल बना के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करके जो कैश कंपनी में से चोरी करते हैं, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस करते हैं, तो इसी के ऊपर ही हमने क्या इंटरनल चेक्स लगाया गया है ताकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर हो। तो यही बोलना चाहता है कि भाई एनफोर्समेंट ऑफ द इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, जो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ना एम्प्लॉइज, उसके ऊपर हमने क्या एनफोर्समेंट कर दिया, भाई हमने बोल दिया कि भाई इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज मेंटेन करनी पड़ेगी आपको। ऑर्गेनाइजेशन ने बोल दिया, मैनेजमेंट ने बोल दिया भाई आपको इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज मेंटेन करनी पड़ेगी, चाहे एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव मिले ना मिले, लेकिन इंसेंटिव जो एम्प्लॉयज़ है वो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस नहीं करेगी, उसको एनफोर्समेंट करना पड़ेगा इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज़ का। कम्युनिकेशन ऑफ द एंटिटीज पॉलिसीज of the integrity and ethical values may include the communication of the behavioral science to personnel through the policy statements and code of conduct.
ठीक है, एंटिटी का कोड ऑफ कंडक्ट कैसा है, ठीक है, उसको एग्जांपल भी दो। अगर देखो उसको एग्जांपल देंगे कि पास्ट में ऐसे फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हुए एम्प्लॉयज़ के साथ, उसके ऊपर मैनेजमेंट ने, कंपनी ने कौन सा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, उसका एग्जांपल दो। जो फ्रॉड करने वाले हैं, जो फ्रॉड कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, ठीक है, उसको एग्जांपल दो। पास्ट में एग्जांपल हो चुके हैं कि भाई कोई एम्प्लॉयज़ फ्रॉड कर रहा है, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके ऊपर कौन से स्ट्रिक्ट एक्शन लगाए गए हैं, उसके ऊपर FIR फाइल गई, उसके ऊपर केस किया गया। ठीक, कमिटमेंट टू द कॉम्पिटेंस मैटर सच एज अ मैनेजमेंट कंसिडरेशन ऑफ द कॉम्पिटेंस लेवल्स फॉर पर्टिकुलर जॉब्स एंड हाउ दिस लेवल ट्रांसलेट इनटू द रिक्विजिट स्किल्स एंड नॉलेज। देखो, मैनेजमेंट का कॉम्पिटेंस लेवल ज़्यादा होना मतलब उसका जो रिक्विजिट स्किल्स एंड नॉलेज उसका ज़्यादा होना, तो उसकी वजह से वो कंट्रोल का कम मिसयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखो इसका स्किल ज़्यादा है, लेकिन वो कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंस लेवल ज़्यादा है, उसका होनेस्टी ज़्यादा है, इंटीग्रिटी ज़्यादा है अपने ड्यूटीज़ में। ठीक है, तो ये सब भी चाहिए, ये भी सब कंट्रोल इन्वायरमेंट में चाहिए। कॉम्पिटेंस लेवल्स कितना है, इंटीग्रिटी कितना है, होनेस्टी कितना है, अपनी ड्यूटीज़ कैसे परफॉर्म कर रहा है। पार्टिसिपेशन बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस, इट इंक्लूड्स एट्रीब्यूटेड ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस सच एज देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मैनेजमेंट, देयर एक्सपीरियंस, स्टैट्यूटरी एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट एंड देयर इंफॉर्मेशन दे रिसीव एंड द स्क्रूटिनी ऑफ द एक्टिविटीज़। देखो, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है, जो ऑडिट कमेटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये कैसे इन्वॉल्वमेंट है, अपनी एक्टिविटीज़ में कैसे इन्वॉल्व है, ठीक है, मैनेजमेंट में कैसे ये इन्वॉल्व है, अपने जो ड्यूटीज़ है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इंटीग्रिटी कितनी है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, तो ये भी डिफाइन करता है पूरे कंट्रोल इन्वायरमेंट को। मैनेजमेंट फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल, मैनेजमेंट फिलोसफी मतलब मैनेजमेंट की बिजनेस पॉलिसीज़ कहती है, उसकी ऑपरेटिंग स्टाइल मतलब बिजनेस पॉलिसीज़ हुई, जहाँ ट्रेडिशनली चल रहा है या कैसे उसकी ट्रेडिशंस क्या है, उसका वर्क करने का। मैनेजमेंट फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल, फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल मतलब बिजनेस पॉलिसीज कैसी है। मैनेजमेंट फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल encompasses a broad range of characteristics. For example, management attitudes and actions toward financial reporting. What approach is taken by the management selecting the accounting policies, approach in developing accounting estimates, etc. मैनेजमेंट का अप्रोच क्या है, वो क्या सोच के वो अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करती है, वो क्या सोच के वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स डेवलप करती है। मैटर सच एज अप्रोच ऑफ द मैनेजमेंट टू टेक एंड मैनेज द बिजनेस रिस्क, वो बिजनेस रिस्क को है वो कैसे मैनेज करती है। मैनेजमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड अकाउंटिंग फंक्शन एंड पर्सनल, इंफॉर्मेशन का कैसे प्रोसेसिंग हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स जनरेट हो रहे हैं, रिपोर्ट्स जनरेट हो रहे हैं, अकाउंटिंग फंक्शन कैसे परफॉर्म करें अपनी ड्यूटीज़, अकाउंटिंग पर्सनल कैसे परफॉर्म कर रहे हैं अपने काम जो भी है उसको मिले गए हैं, और प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ है। अकाउंटिंग फंक्शन है तो उसमें सीनियर मैनेजर है, अकाउंट मैनेजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव है, अकाउंट असिस्टेंट है, ठीक है, अकाउंट जूनियर अकाउंटेंट है, तो ये सारे के सारे अपनी ड्यूटीज़ कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अगर फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस ना होगा तो अच्छा है, तो क्या है जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा वो रिलायबल एंड एक्यूरेट होगा, हम रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, फ्रेमवर्क विद इन द एंटिटी एक्टिविटी फॉर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर प्लान एग्जीक्यूटेड कंट्रोल एंड रिव्यूड एस्टैब्लिशिंग अ रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स कंसीडरिंग द की एरियाज ऑफ द अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी एंड एप्रोप्रिएट लाइंस ऑफ रिपोर्टिंग। की एरियाज ऑफ कौन सी है, अथॉरिटी एंड एप्रोप्रिएट लाइंस ऑफ रिपोर्टिंग। appropriateness of the entity's organizational structure depends on its size and nature of its activities. साइज ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का साइज ज़्यादा होगी तो क्या है उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो उतने बड़े होने चाहिए। अगर नहीं है तो हमको पता चलेगा कि भाई एंटिटी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, फाइनेंस मैनेजर अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो क्या करता है, उसका ड्यूटीज़ है प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ वेल डिफाइंड मैनर इन एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका ड्यूटीज़ क्या होता है। वैसे और सारे डिपार्टमेंट्स है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, उसका ड्यूटीज़ क्या होता है वो भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स में सारे डिपार्टमेंट रहते हैं। तो हमने तो पर्टिकुलर एक एग्जांपल लिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, असाइनमेंट ऑफ द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी मैटर हाउ द अथॉरिटी एंड such responsibilities for operating activities are assigned and how reporting relationship and authorization hierarchy are established। देखो assignment of the authority and responsibility, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसमें पहले आता है प्रोडक्शन मैनेजर, फिर नीचे आता है असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर, उसके नीचे आता है सुपरवाइज़र, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर एम्प्लॉयज़,
फिर वर्कर्स। तो कैसे डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, असाइनमेंट ऑफ द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है, प्रोडक्शन मैनेजर से असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर ड्यूटीज जाएगी, डेलीगेशन ऑफ वर्क होगा, उसके नीचे फिर आएगा क्या बोलते हैं सुपरवाइजर आएगा, फिर आएगा एम्प्लॉयज़, फिर आएगा वर्कर्स। ऐसे ड्यूटीज़ और डेलीगेशन होता है उसका कैसे किस तरह से वो अथॉरिटी ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन, ठीक है। हायरार्की कैसे एस्टैब्लिश हो रही है, ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। किसी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसी मतलब रिक्रूटमेंट, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, इवेल्यूशन, काउंसलिंग, प्रमोशन, कंपेंसेशन, रेमेडियल एक्शंस। Human resources policies practices often demonstrate important matters in relation to control consciousness of the entity। देखो पर्सनल को कैसे रिक्रूट करना है, कब रिक्रूट करना है, उसको ट्रेनिंग कैसी दी जाएगी, इवेल्यूशन करेगा पर्सनल का, पर्सनल होनेस्ट है नहीं है, उसका एथिकल है नहीं है, पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, उसका रिक्रूट करने से पहले देखेंगे, प्रमोशन करेंगे, उसका कंपेंसेशन देखें। तो कंपेंसेशन कैसे देते हैं भाई, किसी वर्कर का मशीनरी से काम करते करते उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसको एक्सीडेंटल कंपेंसेशन मिलता है। एंड रेमेडियल एक्शंस, किसी रेमेडियल एक्शंस मतलब किसी एम्प्लॉय ने अगर फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस किया तो उसके अगेंस्ट कौन से स्ट्रिक्ट एक्शंस ऑर्गेनाइजेशन लेती है। ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ्टन डेमोन्स्ट्रेट द इंपॉर्टेंट मैटर्स इन रिलेशन टू द कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ द एंटिटी, ठीक है। रिक्रूटिंग क्या है, रिक्रूटिंग हम फर्स्ट पार्ट देखें तो कंपनी क्या देखेगी, एजुकेशनल बैकग्राउंड देखेगी। रिक्रूटमेंट करने से पहले एजुकेशनल बैकग्राउंड देखती है, प्रायर वर्क एक्सपीरियंस देखिए, पास्ट एकम्प्लिशमेंट देखती है, एविडेंस ऑफ द इंटीग्रिटी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है एविडेंस ऑफ द इंटीग्रिटी। अगर इंटीग्रिटी होगी उस पर्सन में, जिस पर्सन को हम रिक्रूट करें, जिस पर्सन को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना रहे हैं, एम्प्लॉय बना रहे हैं, तो उसको रिक्रूट करने से पहले यार उसको इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आ तो गया लेकिन वो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस करे ही जा रहा है, तो एविडेंस होना चाहिए उसका इंटीग्रिटी का। एथिकल बिहेवियर, इंटीग्रिटी का एविडेंस मतलब पास्ट ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर चुका है तो उसमें इंटीग्रिटी होगी। एथिकल बिहेवियर मतलब उसको समझ होनी चाहिए व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है। एथिक्स का समझ होना चाहिए, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। रूड बिहेवियर नहीं होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेट एन एंटिटीज कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी पीपल। डेमोन्स्ट्रेट एन एंटिटीज कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी पीपल, ठीक है। जो हम रिक्रूट करने पता है वो ट्रस्टवर्दी है, कॉम्पिटेंट है, क्वालिफाइड है और वो एथिकल बिहेवियर मेंटेन कर रहा है, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस नहीं कर रहा है, ठीक है। उसको हम एम्प्लॉय करेंगे, उसको हम रिक्रूट करेंगे। ट्रेनिंग पॉलिसीज, देखो हमने रिक्रूट तो कर लिया लेकिन उसको ट्रेनिंग देना टाइम टू टाइम, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी के उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दिया जाए, ठीक है। ट्रेनिंग स्कूल्स एंड सेमिनार्स इलस्ट्रेट द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ द परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर। अगर ट्रेनिंग स्कूल और सेमिनार हमने किए है तो वो हम क्या उसका एग्जाम्पल है कि भाई क्या हम लेवल ऑफ पर्सन और बिहेवियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एम्प्लॉय से। प्रमोशंस, देखो अगर रिक्रूट करे हो, ट्रेनिंग करे हो, उसको टाइम टू टाइम काम करा रहे हो आप, तो एक पर्टिकुलर लेवल के बाद आपको देखो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन कैसा है। अगर एम्प्लॉय वर्कर का एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन अच्छा है तो उसको एक काम करो, उसको आप प्रमोशन दो, ठीक है, उसका लेवल बढ़ाओ, ठीक है। Promotions driven by the periodic performance appraisal demonstrate the entity's commitment to the advancement of qualified personnel to the high levels of the responsibility। देखो प्रमोशन आप दे रहे हो तो उसको ऑब्वियसली आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा ही दोगे। प्रमोशन करने के बाद एक इंसान का एक लेवल अप हो जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप वो ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो होता है तो उसको हाई लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती जाती है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ द सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट नॉट एन एब्सोल्यूट डिटरेंट टू द फ्रॉड। देखो हमने पता कर दिया भाई कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल्स, प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी चाहिए, ठीक है। एक बंदा एक से ज़्यादा पावर्स यूज़ करता है तो उसके ऊपर इंटरनल चेक्स लगाए जाने चाहिए जैसे वो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस ना करे। तो अगर कोई भी सेटिस्फेक्शन कंट्रोल एनवायरनमेंट हो लेकिन वो कभी भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होगा, वो कभी भी गारंटी नहीं दे सकता कि वो बड़ी बड़ी गलतियाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होगी। कोई भी सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट हो लेकिन वो गारंटी नहीं दे सकता कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियाँ नहीं होगी, 100% वो श्योर नहीं दे सकता फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलतियाँ नहीं होगी। इसलिए एग्जिस्टेंस ऑफ द सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट कैन बी पॉजिटिव फैक्टर when the auditor assesses the risk of material mismatch. However, although it may help to reduce the risk of fraud, a satisfactory control environment is not an absolute deterrent to the fraud. हाँ, अगर सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट है वो फ्रॉड को रिड्यूस कर सकता है लेकिन वो फ्रॉड को 100% रिमूव नहीं कर सकता। फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस तो रहेगी,
ठीक है। अगर फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो भाई ह्यूमन एरर तो रह सकती है कंट्रोल्स में, ठीक है। जैसे जनरल एंट्रीज का पास होना लेकिन उसके ऊपर इंटरनल चेक्स नहीं लगाना, ठीक है, तो ह्यूमन एरर हो गया। वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है, उसके ऊपर जनरल एंट्रीज पास की है लेकिन उसके ऊपर इंटरनल चेक्स लगाया नहीं है, तो ह्यूमन एरर हो सकता है। ट्रांजेक्शन गलत रिकॉर्ड हो सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलत दिखाई दे सकता है कोई भी एक्सपेंस इनकम, ठीक है। मैनेजमेंट फेलियर टू कमिट द सफिशिएंट रिसोर्सेज टू एड्रेस द IT सिक्योरिटी रिस्क में एडवर्सली अफेक्ट्स द इंटरनल कंट्रोल बाय अलाउइंग द इम्प्रॉपर चेंजेस टू बी मेड टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स और टू डेटा और अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शंस टू बी प्रोसेस्ड। देखो IT सिक्योरिटी में क्या एक रिस्क क्या है कि भाई इम्प्रॉपर चेंजेस किए गए, ठीक है, डेटाज में, प्रोग्राम्स में, अनऑथराइज ट्रांजेक्शन्स को भी अगर किसी सिस्टम में बोला कि ये ट्रांजेक्शन अनऑथराइज है, आप ऑथराइज नहीं किया लेकिन उसको भी चेंजेस उसको भी क्या ट्रांजेक्शन्स को अलाउड किया है, एक्सेस दिया है कि हाँ अनऑथराइज में से उसको अनऑथराइज को डिसेबल कर दिया और ऑथराइज कर दिया, ऑथराइजेशन को इनेबल कर दिया। तो ट्रांजेक्शन को जो अनऑथराइज ट्रांजेक्शन को भी परमिट कर दिया कि भाई ये परफॉर्म हो सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या, अगर कोई एक्सपेंस अनऑथराइज करके रखा है, अगर वो भी एक्सपेंसेस हम उसको ऑथराइज कर देंगे सिस्टम में, तो क्या हो सकता है कि वो गलत एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, एंट्रीज उसकी गलत एंट्रीज पास होगी। ये एक्सपेंस होना ही नहीं था लेकिन एक्सपेंस हमने ऑथराइज कर दिया और उसका जनरल एंट्री पास कर दिया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी दिखा दिया, एंट्रीज प्रोसेस हो गए, जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करके लेजर ट्रायल बैलेंस और अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो एक्सपेंस दिखाई देगा P&L में। तो ये अमाउंट P&L में आना ही नहीं था, ये एक्चुअली में P&L की आइटम थी नहीं क्योंकि वो अनऑथराइज था, फिर भी हमने उसको P&L में दिखा कर। तो ये क्या हुआ, मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुआ, गलतियाँ हुई फाइनेंशियल। तो ये है भाई IT सिक्योरिटी रिस्क। कंट्रोल एनवायरनमेंट इन इटसेल्फ डज नॉट प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। कंट्रोल एनवायरनमेंट वो प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट नहीं, कुछ जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उसको रोक नहीं सकता, उसको डिटेक्ट या उसको करेक्ट नहीं कर सकता। वो सब हमको बता रहा है कि ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल एनवायरनमेंट है। इट में हावर इन्फ्लुएंस ऑडिटर्स इवैल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स, ठीक है। तो ऑडिटर्स को इवेल्यूएट कर सके, उसको फाइंड कर सके भाई ये कंट्रोल एनवायरनमेंट है तो कंट्रोल्स अच्छे हैं बुरे हैं, वो ऑडिटर इवेल्यूएट करे और वो देर बाय ऑडिटर एसेस कर सके कि भाई अगर कंट्रोल अच्छे नहीं है, वीकनेस है, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मेरा हाई होगा, ठीक है। अगर कंट्रोल अच्छे हैं तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो होगा, तो वो ऐसे अपनी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड कर सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक जो कस्टमर क्रेडिट लिमिट चेंज मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो उसमें कवर होगा, ठीक है। अब बोलेंगे एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। देखो ये सेकंड पॉइंट है, कंट्रोल एनवायरनमेंट फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट है एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। The auditor shall obtain understanding of whether the entity has a process for identifying the business risks relevant to the financial reporting objectives. देखो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बिजनेस रिस्क का। कंपनी ने एक नई टेक्नोलॉजी परचेस की, लेकिन उसका टेक्नोलॉजी परचेस करने से पहले कंपनी ने क्या एक लोन परचेस किया, लोन अमाउंट बैंक में से उठाया, बहुत भारी अमाउंट का लोन है, तो ये फाइनेंशियल रिस्क हुआ, बिजनेस रिस्क हुआ, ठीक है। अगर लोन बड़ी अमाउंट का है तो इंटरेस्ट भी बड़ी अमाउंट का आएगा, तो इंटरेस्ट P&L में बड़ी अमाउंट का आएगा। अगर इंटरेस्ट बड़ी अमाउंट का आएगा तो नेट प्रॉफिट वो कम दिखाई देगा, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत थोड़ा बुरा दिखा सकता है क्योंकि इंटरेस्ट हमने बहुत ज़्यादा ही रिकॉर्ड कर दिया एक्सपेंस, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा कम दिखाई दे सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, जो लोन परचेज किया उसको लोन के बदले उसने जो कंपनी ने क्या इक्विटी शो कर दी। इक्विटी शो करेगा तो इक्विटी के ऊपर तो इंटरेस्ट आता नहीं है, तो P&L अकाउंट में इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो नेट प्रॉफिट अच्छी तरह से दिखाया। तो ये क्या है, फाइनेंशियल रिस्क है। फाइनेंशियल रिस्क की वजह से क्या हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ी बड़ी गलतियाँ हो गई। इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना था लेकिन हमने इक्विटी दिखा के इंटरेस्ट को रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये क्या है, ये बिजनेस रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है। आइडेंटिफाइंग द बिजनेस रिस्क, देखो एंटिटी आइडेंटिफाई कर दिया बिजनेस रिस्क रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी तरह से रिलायबल एक्यूरेट मेंटेन होनी चाहिए, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन क्या हुआ, बिजनेस रिस्क फाइनेंशियल रिस्क की वजह से क्या हुआ, हमने इंटरेस्ट अमाउंट जो रिकॉर्ड करना था वो नहीं किया, तो हमारे जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव वो अचीव ना हो पाया। हमने वो डेप्ट की जगह इक्विटी दिखा दी, इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। तो एंटिटी आइडेंटिफाई करेगी बिजनेस रिस्क रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, एस्टिमेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिस्क, इंपॉर्टेंस ऑफ द रिस्क। रिस्क कौन सा है, बहुत भारी अमाउंट का रिस्क है, बहुत मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, असेसिंग द लाइकलीहुड ऑफ द अकरेंस। ये जो फाइनेंशियल रिस्क है, बिजनेस रिस्क है,
लाइकलीहुड ऑफ देयर अकरेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ देयर अकरेंस, उसके होने का चांस कितना है, ये बिजनेस रिस्क होने का चांस कितना है। डिसाइडिंग अबाउट द एक्शंस टू एड्रेस दोस रिस्क, डिसाइड करना क्या एक्शंस टू मिटिगेट, टू रिड्यूस, टू एलिमिनेट दोज रिस्क। रिस्क रिड्यूस होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल स्टेटमेंट होने का चांस बहुत कम है, ठीक है। एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस फॉर्म्स अ बेसिस फॉर द रिस्क टू बी मैनेजमेंट। अभी ये जो प्रोसेस है ऑडिटर, जो एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस जो होता है वो एंटिटी करता है खुद, ठीक है, वो कंपनी करती है। ऑडिटर सिर्फ देखना है कि एंटिटी कैसे वो रिस्क एसेस करती है, उसका प्रोसेस क्या है। एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस फॉर्म्स अ बेसिस फॉर रिस्क टू बी मैनेज, ठीक है, रिस्क को मैनेज करने के लिए एक प्रोसेस है, ठीक है। जैसे ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करता है, अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल एज पर ऐसे 315, ठीक है। तो ये कैसे करता है, एज पर ऐसे 315 क्यों करता है, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, ठीक है। अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, ये पूरा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किया, क्यों, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। ऐसे एंटिटी अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसेस करती है, टू आइडेंटिफाई द बिजनेस, उस बिजनेस की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या अफेक्ट हुआ, ठीक है, उस बिजनेस की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या असर हुआ, ठीक है। इंपॉर्टेंस कैसा है, वो रिस्क होने का चांस कितना है, और एक्शन क्या, एंटिटी कौन सा एक्शन ले रही है, क्या एक्शन ले रही है टू एड्रेस दोस रिस्क, ठीक है। असेस द ऑडिटर एंड आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। रिस्क, अगर एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस अच्छा है तो ऑडिटर अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर पाएगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यही बोला। रिस्क कैन अराइज और चेंज ड्यू टू द फैक्टर सच एज न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू बिजनेस, मैंने पता न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से लोन परचेस किया, भारी अमाउंट का फाइनेंशियल रिस्क हो गया, एंटिटी को डेप्ट दिखाना था, उसके बाद इक्विटी दिखाया, इसलिए जो लोन का इंटरेस्ट था वो फाइनेंशियल स्टेट पीएनएल में नहीं दिखाया, तो ये बड़ी गलतियाँ हुई। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से बिजनेस मॉडल्स, प्रोडक्ट्स और एक्टिविटी, चेंजेस इन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, ठीक एक्सेट्रा। वेदर दी एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इज एप्रोप्रिएट टू द सर्कमस्टेंसेस इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। ऑडिटर का जजमेंट है कि जो एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस परफॉर्म करी है वो बराबर है नहीं है, एप्रोप्रिएट है नहीं है, वो डिसाइड करना ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट है। थर्ड पॉइंट हम बोलते हैं जिसका ऑडिटर को अंडरस्टैंड होना चाहिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग द रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। Auditors will obtain understanding of the information system including the related business processes relevant to the financial reporting including the following areas. देखो ऑडिटर को अंडरस्टैंड होना चाहिए इंफॉर्मेशन सिस्टम का रिलेटेड टू बिजनेस प्रोसेसेस, ठीक है। कैसे, फर्स्ट पॉइंट, क्लासेस ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द एंटिटीज ऑपरेशन डेटा सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सेल्स परचेज रूटीन रेगुलर ट्रांजेक्शन जो है, सेल्स परचेज वो क्या है, रूटीन रेगुलर ट्रांजेक्शन है। डेट कंट्रीब्यूट्स आर सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल, सिग्निफिकेंट अमाउंट, उसका सेल्स और परचेज का बहुत बड़ा अमाउंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो क्लासेस ऑफ द ट्रांजेक्शंस इन द एंटिटीज ऑपरेटेड आर सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो ट्रांजेक्शन को, क्लासेस को पहचाना, वो ट्रांजेक्शन किस प्रकार है, कौन से क्लासेस के हैं, सेल्स है, परचेज एक्सपेंसिव भी हो सकता है, मतलब जिसका बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट का है, फिगर्स में बहुत बड़े ट्रांजेक्शन है, वो सेल परचेज ऑलमोस्ट बड़े ही होते हैं। फाइनेंशियल, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीएनएल अकाउंट निकाल दो, तो मतलब जो भी रेवेन्यू अकाउंट्स हैं वो भी निकाल दो, ट्रेडिंग पीएनएल, तो इसमें क्या है, पीएनएल अकाउंट, उसमें बड़े ट्रांजेक्शन जो है वो सेल और परचेज ही है। प्रोसीजर्स बाय विच दो ट्रांजेक्शंस आर इनिशिएटेड, रिकॉर्ड, प्रोसेस, करेक्टेड एज नेसेसरी, ट्रांसफर द जनरल लेजर, रिपोर्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उन ट्रांजेक्शन का प्रोसेस कैसे वो ट्रांजेक्शन इनिशिएट होता है, सेल्स हुआ तो कैसे सेल्स बिल्स किसको गया, परचेस बिल कैसे इनिशिएट हुआ, ट्रांजेक्शन का इनिशिएट मतलब परचेस ट्रांजेक्शन कैसे इनिशिएट होता है, सेल्स ट्रांजेक्शन कैसे इनिशिएट होता है, वो इनिशिएट होने के बाद रिकॉर्ड कैसे होता है, जनरल एंट्री कैसे पास की जाती है, प्रोसेस कैसे होता है, करेक्ट कैसे होता है, करेक्ट कैसे होगा, इंटरनल चेक्स लगाएंगे, जनरल एंट्री कोई पास करेगा उसके ऊपर इंटरनल चेक्स लगाए जाएंगे, क्या उसने बराबर जनरल एंट्री पास किया, वर्क ऑफ वन पर्सन इज चेक बाय अनदर पर्सन, ठीक है, तो करेक्ट होगा ऐसे। और कैसे वो अमाउंट जनरल लेजर में जाती है, जनरल के बाद जनरल लेजर में जाएगी, जनरल लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस में जाएगी, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे रिपोर्ट होता है वो ट्रांजेक्शन, उसका पूरा प्रोसीजर्स ऑडिटर देखा। रिलेटेड अकाउंट, थर्ड पॉइंट क्या, रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स supporting information specific accounts in the financial statement are used to initiate record process and report the transaction जो होता है उसके लिए रिकॉर्ड कैसा है, अगर सेल्स है तो उसके लिए सेल्स बिल्स है, परचेज बिल है, तो ये रिकॉर्ड्स है वो क्या है, टैक्स इनवॉइस, सेल्स, परचेज। अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अगर मैं बात बोलूँ
अगर मैं बोलूँ कि भाई टैक्स इनवॉइस है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का पार्ट बनेगा, हाँ बनेगा। सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का पार्ट बनेगा। लेकिन परफॉर्मा इनवॉइस की बात करें तो उसमें होता है कि एस्टिमेटेड अमाउंट होता है जो हमको रिकवर करना है। अगर हम सेल्स करें कस्टमर को तो एस्टिमेटेड अमाउंट लिखा होता है कि हम कस्टमर के पास इतना रिकवर करेंगे क्योंकि उसको सेल्स किया। तो ये परफॉर्मा इनवॉइस मतलब एस्टिमेटेड सेल्स होता है, एस्टिमेटेड अमाउंट होता है उसमें। तो ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का पार्ट नहीं बनेगा। टैक्स इनवॉइस अकाउंटिंग रिकॉर्ड का पार्ट बनेगा, सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़ कैसे हो रही है, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ये होते हैं इनवॉइस और ये सब है, यूज़ कैसे हो रहे टू इनिशिएट रिकॉर्ड प्रोसेस एंड रिपोर्ट द ट्रांजेक्शंस। ठीक है, हाउ द इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर द इवेंट्स एंड conditions that are significant to the financials. Fourth point of how the information system captures the events and conditions that are significant to the financial statement. जैसे मैंने आपको बोला था क्रेडिट लिमिट है, सेल्स टू कस्टमर मैंने किया है, पूरे साल का सेल्स टू कस्टमर है, उसका क्रेडिट लिमिट मैंने डिसाइड किया है 20 लाख रुपए। उसके ऊपर अगर मैं एक इनिशिएट करूंगा सिस्टम में ट्रांजेक्शन, वो नहीं इनिशिएट होगा क्योंकि वो इनिशिएट अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि उसमें इन्फॉर्मेशन सिस्टम में लिमिट लगाई गई है कि पर्टिकुलर कस्टमर को हम 20 लाख से ज़्यादा सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस यूज टू प्रिपेयर द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस कौन सा है? पहले ट्रांजेक्शन इनिशिएट होता है, फिर जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट रिपोर्ट होता है। वो उसका पूरा प्रोसेस कैसा है, ठीक है, कैसे एक पर्सन का वर्क कैसे दूसरा पर्सन चेक करता है, वो सारी चीज़ें। कंट्रोल सराउंडिंग द जर्नल एंट्री। मैंने बोला था ना, जर्नल एंट्री जो पास करता है उसका चेकिंग दूसरा बंदा है, वर्क ऑफ वन पर्सन चेक बाय अनदर पर्सन। जो बंदा जर्नल एंट्रीज पास करेगा तो चांस है, अगर ट्रांजेक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है तो चांस है कि जो बंदा जर्नल एंट्रीज पास कर रहा है उसमें बड़ी बड़ी गलतियाँ हो, तो पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर हो। तो ह्यूमन एरर को मिटाने के लिए एक दूसरा बंदा उस एंट्री को चेक करेगा, वेदर इट इज़ प्रॉपर्ली पास्ड, बिल के साथ कंफर्म करेगा। फ्रॉड भी हो सकता है, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, गलत अमाउंट का बिल इशू करके एक्सपेंसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा के वो अमाउंट अपनी पॉकेट में डाल सकता है। इसलिए कंट्रोल सराउंडिंग द जर्नल एंट्रीज सब कुछ हम देखेंगे। तो ये क्या हुआ, तो कंट्रोल सराउंडिंग द जर्नल एंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, तो ऑडिटर उसका भी अंडरस्टैंडिंग लेगा। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसीजर्स एंड डेटा। देखो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कंपोनेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एक होता है, फिर सॉफ्टवेयर होता है, पीपल होते हैं काम करने के लिए, प्रोसीजर्स लगा दिए इस प्रोसीजर से काम करना है, और डेटा दिया जाता है भाई इस डेटा पे आपको प्रोसीजर लगा के अपना काम करना है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक एलिमेंट्स हैं दैट कंसिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसीजर्स, डेटा। Quality of the system generated information affects the management ability to make the appropriate decisions in managing and controlling the entity's activities and to prepare the reliable financial reports. देखो क्वालिटी ऑफ सिस्टम जनरेटेड इंफॉर्मेशन, सिस्टम जनरेटेड इंफॉर्मेशन अगर उसमें क्वालिटी होगी, अगर जो भी रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स जो भी जनरेट हो रहे हैं अगर उसमें क्वालिटी होगी, इंटरनल चेक्स प्रॉपर होंगे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ बराबर होंगी, प्रॉपर प्रोसेस सिस्टम्स एंड प्रोसीजर होंगी, तो क्या है जो रिलायबल जो प्रिपेयर करेंगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो रिलायबल होगा। ठीक है, अच्छी तरह से सिस्टम्स एंड प्रोसीजर होंगी, इंटरनल चेक्स प्रॉपर होंगे, प्रॉपर प्रोसीजर्स एंड सिस्टम्स होंगी, तो क्या है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए जाएंगे वो रिलायबल बनाए जाएंगे, क्योंकि हमने जो कंट्रोल डिसाइड किए हैं वो रिलायबल है। कंट्रोल रिलायबल होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल बनेगा। ठीक है, कंट्रोल में कुछ फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस होंगी तो जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो रिलायबल नहीं बनेगा, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द एंटिटी कम्युनिकेट्स द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, ऑडिटर अंडरस्टैंड क्या करेगा, हाउ द एंटिटी कम्युनिकेट्स द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के लिए कौन से बंदे हैं, कौन से रोल्स, कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है सबको। ठीक है, वो ऑडिटर को समझना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है कंट्रोल एक्टिविटीज़ 4.5 कंट्रोल एक्टिविटीज़ 4.5 का डी पॉइंट कंट्रोल एक्टिविटीज़। ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल एक्टिविटीज रिलेवेंट टू द ऑडिट, सिर्फ रिलेवेंट टू द ऑडिट है वही कंट्रोल एक्टिविटीज ऑडिटर को समझने की जरूरत है। विच द ऑडिटर कंसिडर नेसेसरी टू एसेस द रिस्क ऑफ ऑडिट स्टेटमेंट, क्योंकि जो रिलेवेंट टू ऑडिट होगा उससे जो कंट्रोल रिलेवेंट टू ऑडिट होंगे उसी को हम अंडरस्टैंड करने को पता चलेगा कि बड़ी बड़ी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़ी बड़ी गलतियां होने का चांस कितना है। एडिटर रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ओनली दोज कंट्रोल एक्टिविटीज रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शंस। ठीक है, अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
कंट्रोल एक्टिविटीज वेदर विद इन द IT और मैनुअल सिस्टम्स हैव द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, कंट्रोल एक्टिविटीज़ का वेरियस ऑब्जेक्टिव होता है। सपोज एक ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन द रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो उसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या एश्योर करेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने वो एक्यूरेट और रिलायबल है। ठीक है, कंट्रोल एक्टिविटीज रिलेवेंट टू द ऑडिट जनरली इंक्लूड्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू परफॉर्मेंस रिव्यूज, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, checking of the arithmetical accuracy of the records, program change controls, physical controls and segregation of duties। ठीक है, फिजिकल कंट्रोल्स क्या बोला? कंट्रोल्स ओवर फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ द एसेट्स। ठीक है, एसेट्स का कस्टडी किसके हाथ में है? जिसके हाथ में एसेट का कस्टडी है तो वही आदमी तो नहीं है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके हाथ में कस्टडी ऑफ एसेट है, इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन हु मेंटेन्स द बुक्स ऑफ अकाउंट। The person who has the custody of the assets is different from the person who is liable to maintain the books of accounts and segregation of duties. Different people are assigned the responsibilities of authorizing transactions, recording transaction and maintaining custody of assets. ट्रांजेक्शन को ऑथोराइज कोई और बंदा कर रहा है, रिकॉर्ड कोई और कर रहा है बंदा, और मेंटेन कस्टडी ऑफ द एसेट्स कोई और कर रहा है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था, ट्रांजैक्शन जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का था उसका ट्रांजैक्शन का ऑथराइज कौन कर रहा था? हेड ऑफ अकाउंट्स, सीनियर अकाउंट मैनेजर। और उसका रिकॉर्ड कौन कर रहा था ट्रांजैक्शंस का? जो कैशियर था वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा था। मेंटेन द कस्टडी ऑफ द एसेट्स वो अलग है। इसलिए सारी ड्यूटीज़ अलग अलग दी जाएगी सबको। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ का, प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ का था, लेस चांस है कि फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस उस कंपनी में हो पाए। ठीक है, इसकी वजह से जिसको मटेरियल स्टेटमेंट कम होगा उसकी वजह से ऑडिटर को एश्योर हो जाएगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एंड ऑपरेटिंग थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, मॉनिटरिंग ऑफ द कंट्रोल्स, ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेजर एक्टिविटीज दैट द एंटिटी यूज टू मॉनिटर द इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बना है, जनरल एंट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों होता है? टू मेंटेन, टू प्रिपेयर द एक्यूरेट एंड रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसके लिए इंटरनल कंट्रोल कौन से लगाए जाएंगे, वो इंटरनल चेक्स कौन से लगाए जाएंगे, ऑडिटर वो भी अंडरस्टैंड करेगा। तो मॉनिटरिंग ऑफ द कंट्रोल इज अ प्रोसेस टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल परफॉर्मेंस ओवर टाइम। इंटरनल कंट्रोल का इफेक्टिवनेस, ठीक है, वो देखना है कि उसका इफेक्टिव परफॉर्मेंस ओवर टाइम कैसा है, उसका परफॉर्मेंस ओवर टाइम कैसा है। इट हेल्प्स इन असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स ऑन अ टाइमली बेसिस एंड टेकिंग द नेसेसरी रेमेडियल एक्शंस। कंट्रोल का इफेक्टिवनेस कैसा है, वेदर कंट्रोल्स आर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। ठीक है, अगर नहीं है तो अगर कंट्रोल इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं है तो कौन से एक्शन लेने पड़ेंगे कि उस कंट्रोल को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाना है। इट इंक्लूड्स वेदर कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग एज इंटेंडेड, जैसा ऑर्गेनाइजेशन ने चाहा था, मतलब जैसा ऑर्गेनाइजेशन की डिज़ायर थी, विश थी कि ऐसे कंट्रोल्स ऑपरेट हो, क्या एक्चुअली में ऐसे कंट्रोल्स परफॉर्म कर रहे हैं। वेदर कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग एज इंटेंडेड and they are modified as appropriate for change in conditions and that they are modified as appropriate for change in कुछ कंडीशन चेंज हो जाती है तो उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, तो हम मॉडिफाई करेंगे उसको। मैनेजमेंट एकम्प्लिश मॉनिटरिंग ऑफ द कंट्रोल्स थ्रू ऑनगोइंग एक्टिविटीज, सेपरेट इवेल्यूएशंस और कॉम्बिनेशन ऑफ द, मतलब जो ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ है उसको देखेगा। यहाँ उस ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ में जो इवेल्यूएशन बन रहे हैं कि उस एक एक्टिविटी लेकिन उसके 3 कंट्रोल्स हैं, उसको भी इवेल्यूएशन करेंगे। यहाँ ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ और सेपरेट इवेल्यूएशन दोनों साथ में करेंगे और डिसाइड करेंगे, एकम्प्लिश करेंगे मॉनिटरिंग ऑफ द कंट्रोल्स। मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड द यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कम्युनिकेशन फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टी सच एज कस्टमर कंप्लेन। कस्टमर का कंप्लेन आया, प्रोडक्ट रिकॉल या रिफंड आ रहा है, तो कस्टमर ने प्रोडक्ट क्या किया, प्रोडक्ट रिकॉल कर दिया, मतलब प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया, या तो एक्सचेंज के लिए बोला, मतलब रिप्लेसमेंट के लिए बोला, रिफंड के लिए बोला। तो कस्टमर का कंप्लेन आया तो इंडिकेट द प्रॉब्लम्स और हाईलाइट द एरियाज इन द नीड ऑफ द इम्प्रूवमेंट। कस्टमर ने बोला कि मुझे प्रोडक्ट रिटर्न करना है, लेकिन उस रिटर्न करने के लिए अगर उसका प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में देर आ रही है, उस प्रोसेस में बहुत लेट हो रहा है, वो क्यों लेट हो रहा है प्रोसेस में, ठीक है। तो मैनेजमेंट वो भी देखेगा कि भाई कस्टमर ने रिटर्न किया प्रोडक्ट तो जल्दी से रिटर्न कर दो, उसका जल्दी से उसका रिफंड उसके खाते में डाल दो, उसमें देरी क्यों हो रही है। अगर उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो उस प्रॉब्लम को मैनेजमेंट को देखना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। ये हमने देखा। आर ऑल दी कंट्रोल्स रिलेवेंट टू दी ऑडिट,
क्योंकि देखो 4.6 क्या, आर ऑल दी कंट्रोल्स रिलेवेंट टू दी ऑडिट। पहले हम देखें, अभी हमने देख लिया कि कितने टाइप के जो एलिमेंट्स हैं कंट्रोल्स के वो ऑडिटर को चेक करने हैं। अभी ये पॉइंट क्या बोला, आर ऑल दी कंट्रोल्स रिलेवेंट टू दी ऑडिट। कोई कंट्रोल अगर रिलेवेंट टू दी ऑडिट नहीं है तो ऑडिटर को उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। देखते हैं हम डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज, ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रोल्स। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप एंटिटीज, ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रोल। एंटिटी का ऑब्जेक्ट जो कंट्रोल जो बनता है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है उसका कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल होने चाहिए, ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ द ड्यूटीज़ होने चाहिए, सेफ गार्डिंग ऑफ द एसेट्स होना चाहिए, कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन होना चाहिए। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है एंटिटी का ऑब्जेक्टिव। कंट्रोल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंट्रोल जिस तरह से बनेगा वो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वही एंटिटीज़ का ऑब्जेक्टिव है। इसलिए देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रोल। इट इज़ रीजनेबल, इट इम्प्लीमेंट्स टू प्रोवाइड द रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट देयर अचीवमेंट, ठीक है। कंट्रोल अगर अच्छी तरह से होगा एंटिटी का ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर पाएगा, रीजनेबल एश्योरेंस देता है। नॉट ऑल दिस ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रोल्स आर रिलेवेंट टू द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट, ठीक है। सारे कंट्रोल्स रिलेवेंट नहीं है ऑडिट के लिए। ऑडिटर का जजमेंट क्या है अबाउट वेदर अ कंट्रोल इज रिलेवेंट टू द ऑडिट, वेदर अ कंट्रोल इज रिलेवेंट टू द ऑडिट इंक्लूड सच मैटर्स। देखो मटेरियलिटी है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, मटेरियलिटी। ऑडिटर का जजमेंट होगा कि भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ऑडिटर का जजमेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी डायरेक्टर की शादी है, ठीक है, 1 महीने में किसी डायरेक्टर की शादी है, उसके लिए वो क्या डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं है अच्छी तरह से, कंपनी में वो डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या ये चीज़ मटेरियल नहीं है? हाँ है मटेरियल, लेकिन रिलेवेंट टू द ऑडिट नहीं है। भाई डायरेक्टर की शादी है, वो 1 महीना कंपनी में बराबर काम नहीं करेगा, वो यार डायरेक्टर की शादी है, उसका पर्सनल मैटर है, ठीक है। तो इसमें ऑडिटर क्या करेगा? ये तो पर्सनल मैटर है ना। अगर उसकी शादी है, वो 1 महीना अगर इन्वॉल्व नहीं करेगा कंपनी में तो क्या हो जाएगा? तो ये मटेरियल चीज़ है, लेकिन ऑडिट के लिए मटेरियल चीज़ नहीं है। क्या उसकी शादी के होने से क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ असर हो रहा है? क्या ऑडिट में क्यों कुछ असर हो रहा है? क्या कुछ अफेक्ट होगा उसकी शादी होने से ना होने से? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई असर होगा क्या? नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या, तो ये क्या मटेरियलिटी नहीं है, मतलब मटेरियल चीज़ है लेकिन रिलेवेंट टू दी ऑडिट नहीं है। तो ऑडिट का जजमेंट क्या होता है कि इस कंट्रोल को हम नहीं देखेंगे, शादी मटेरियल चीज़ है लेकिन मटेरियलिटी अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हो, मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, तो हम उसको कंसिडर करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेटेड रिस्क, ये सारे मैटर्स हैं ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट है। साइज ऑफ द एंटिटी, नेचर ऑफ द एंटिटीज बिजनेस इंक्लूडिंग इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ओनरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स, डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटीज ऑपरेशंस, ठीक है। एंटिटी के ऑपरेशंस का कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, वो कैसे अपने ऑपरेशंस को डाइवर्ट करती है दूसरे प्रोडक्ट्स में। एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, देखो लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। circumstances and the applicable component of the internal control, nature and complexity of the systems that are part of the entity's control, whether and how a specific control individual or in combination prevents, detects and corrects a material misstatement, ठीक है। 4.7 हम देखें, controls over the completeness and the accuracy of the information। कोई इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, एक्यूरेट है, उसके ऊपर कंट्रोल कैसे? कंट्रोल्स ओवर द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी मे बी रिलेवेंट टू द ऑडिट इफ द ऑडिटर intends to make the use of the information in designing and performing the further procedures, sales volume data। देखो इसमें क्या एग्जाम्पल है कि भाई in auditing the revenue by applying the standard prices to record the sales volume, the auditor considers the accuracy of the price information, completeness and the accuracy of the sales volume data। देखो अभी ऑडिटर सेल्स का ऑडिट करेगा, रेवेन्यू जो है उसका ऑडिट करेगा, उसके लिए क्या, एक तो भाई क्वांटिटी एप्रोप्रिएट होनी, जो चीज़ तूने सेल की है वो एप्रोप्रिएट क्वांटिटी है नहीं है, कंपनी ने जो चीज़ सेल की है, जो प्रोडक्ट सेल की है वो एप्रोप्रिएट क्वांटिटी है कि नहीं है। अगर ऑडिटर रेवेन्यू का ऑडिट करता है, इसका मतलब उसका क्वांटिटी और उसका प्राइस, जो प्रोडक्ट हमने सेल की है उसकी क्वांटिटी और उसका प्राइस एक्यूरेट है या नहीं है। क्वांटिटी हमको दिखा दिया भाई, मैनेजमेंट ने स्टॉक स्टेटमेंट दिखाया कि भाई इतनी क्वांटिटी का हमने प्रोडक्ट सेल किया है और उसका प्राइस एक्यूरेट है कि नहीं है, वो भी देख लिया ऑडिटर ने कि भाई हाँ इसका प्राइस एक्यूरेट है, क्वांटिटी भी एक्यूरेट है एज पर दी स्टॉक स्टेटमेंट। अगर 20 लाख की क्वांटिटी है इंटू 5 मतलब प्राइस उसकी पर यूनिट 5 है, तो 1 करोड़ का माल सेल्स हुआ है,
तो इन ऑडिटिंग द रेवेन्यू ऑडिटर ऑल्सो चेक्स द स्टॉक स्टेटमेंट एंड द प्राइस एक्यूरेसी इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई वेदर द सेल्स इज प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट और नॉट। ठीक है, कंट्रोल्स ओवर द कंप्लीटनेस एंड द एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन। इंटरनल कंट्रोल ओवर द सेफगार्डिंग ऑफ द एसेट्स। Internal control over the safeguarding of the assets and against the unauthorized acquisition, use or disposition may include the internal control related to financial controls and operational objectives. Use of the access controls such as passwords, limit access to the data and program that process the cash disbursements. ठीक है, ये क्या किया हमने डेटा और प्रोग्राम्स उसका एक्सेस करके, हमने सॉफ्टवेयर का एक्सेस करके उसका मिसयूज़ किया। क्या किया? कैश डिस्बर्समेंट कर दिया, किसी पार्टी को ऐसे कैश डिस्बर्समेंट कर दिया। ठीक है, मतलब ऐसे कैश डिस्बर्समेंट किया कि वो पार्टी और हम दोनों उसमें शेयरिंग करेंगे। मैंने ऐसे ही किसी को 10,000 रुपये ऐसे ही वो ट्रांजेक्शन सॉफ्टवेयर में से ट्रांजेक्शन डाल के 10,000 रुपये मैंने पास कर दिए। जैसे कि वो जो बाहर वाली पार्टी जिसके पास 10,000 रुपये जा रहे हैं, मतलब मैं जिस पार्टी को 10,000 रुपये दे रहा हूँ, वो पार्टी और मैं वो हम दोनों मिलके क्या करेंगे, उसका शेयरिंग करेंगे। 5,000 रुपये मैं रखूँगा, 5,000 रुपये वो रखेगा। तो हमने सॉफ्टवेयर का मिसयूज़ किया। सॉफ्टवेयर के जो एक्सेस करने का जो पावर था वो हमने मिसयूज़ किया। क्यों? देखो, कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं था, मैंने ऐसे ही 10,000 का कैश डिस्पर्स कर दिया। किसको? किसी पार्टी को। ठीक है, ऑनलाइन उसको पेमेंट कर दिया और ट्रांजेक्शन दिखा दिया। फिर उस पार्टी ने हमने दोनों ने 5,000 रुपये शेयर कर दिए। तो ये क्या हुआ? कैश डिस्बर्समेंट थ्रू द IT सिस्टम्स। तो ये मिसयूज ऑफ द पावर्स हुआ। तो ये ऑडिटर जरूर देखेगा, क्योंकि इसका असर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हुआ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियाँ दिखाई दी है, इसकी 10,000 का ट्रांजेक्शन दिखाई दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन एक्चुअली में वो एक्सपेंस वो हुआ ही नहीं। P&L अकाउंट में 10,000 रुपये दिखा, लेकिन एक्चुअली में वो एक्सपेंस हुआ ही नहीं है। ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स, अभी ऑडिटर क्या जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, तो ये हमने कैश डिस्बर्समेंट का एग्जाम्पल लिया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में असर हो रहा है। लेकिन ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स है टू प्रिवेंट द एक्सेसिव यूज ऑफ द मटेरियल। जैसे हमने क्या, जो मटेरियल जो प्रोडक्शन जो मशीनरी में ज़्यादा यूज हो रहा था, उसके लिए मैंने क्या किया, वो ना हो इसलिए मैंने क्या कंट्रोल लगाया, ट्रेनिंग उसका बराबर है, न्यू टेक्नोलॉजी हम लाए इसकी। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट से रिलेवेंट है? नहीं है, इसको हम नहीं देखेंगे। लेकिन अगर कैश डिस्बर्समेंट हो रहा है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलत तरीके से रिकॉर्ड किया, एक्सपेंस को स्टेटमेंट में दिखाया P&L में, तो ये गलत है। तो इसलिए हम इसको कंसीडर करेंगे ऑडिट में। कंट्रोल्स रिलेटिंग द ऑब्जेक्टिव डेटा नॉट रिलेवेंट टू एन एंटिटी जनरली हैज अ कंट्रोल रिलेटिंग टू द ऑब्जेक्ट डेटा नॉट रिलेवेंट टू एन ऑडिट एंड देयरफॉर नीड नॉट बी कंसीडर्ड। देखो, जो कंट्रोल्स रिलेवेंट टू ऑडिट नहीं है, जो कंट्रोल रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, उस कंट्रोल को हम ऑडिट में कंसीडर करें? नहीं करना है उसको। जैसे अगर एयरलाइन सिस्टम ऑफ द ऑटोमेटेड कंट्रोल मेंटेन द फ्लाइट शेड्यूल बट दिस कंट्रोल्स ऑर्डिनरी वुड नॉट रिलेवेंट टू द ऑडिट। देखो, एयरलाइन की सिस्टम है, एयरलाइन की सिस्टम क्या है भाई, उसका ऑटोमेटेड कंट्रोल है। जैसे फ्लाइट शेड्यूल है, फ्लाइट का अनाउंसमेंट आ रहा है, कब कौन सी फ्लाइट आने वाली है, कब कौन सी फ्लाइट जाने वाली है, उसका अनाउंसमेंट हो रहा है माइक पे। ठीक है, उसका ऑटोमेटेड कंट्रोल है। ये जो कर रहा है, ये इसमें क्या ऑडिट कुछ रिलेवेंट है? कुछ रिलेटेड है ऑडिट से? कुछ भी ऑडिट से रिलेटेड नहीं है। कि वो तो यार सिर्फ कस्टमर से मेंटेन, क्लाइंट जो है उसके पैसेंजर है उसको मेंटेन कर रहे हैं भाई, उसको बता रहे हैं कि भाई अब कौन सी फ्लाइट आने वाली है, अब कौन सी फ्लाइट आने। तो ये फ्लाइट अनाउंसमेंट, फ्लाइट शेड्यूलिंग, तो ये क्या ऑडिट से रिलेवेंट है क्या? तो ये ऑडिट से रिलेवेंट नहीं है। दिस कंट्रोल वुड नॉट रिलेवेंट टू द ऑडिट। तो ऑडिटर को ये कंट्रोल देखने की जरूरत नहीं है। ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फिगर्स है उसके ऊपर वेरीफाई करना है, एक्यूरेसी है कि नहीं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन, उसको देखना है ऑडिटर को। फ्लाइट शेड्यूलिंग, अनाउंसमेंट, ये देख के ऑडिटर क्या करेगा? कुछ भी नहीं होगा इससे, क्योंकि उस जो हमको जो पर्पज़ है ऑडिट का, वो थोड़ी वो अनाउंसमेंट में छुपा हुआ है। जो फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो रहा है तो वो हमारा थोड़ी वो ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस वेदर ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस द स्टैट्यूट और द रेगुलेशन governing the entity may require the auditor to report on the compliance with the certain specific aspects of the internal control। जैसे देखो, स्टैट्यूट में लिखा हुआ है कि इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा कि भाई तुम्हारे इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट को क्या रिपोर्ट करेगा कि तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे हैं, बराबर, उसका स्टेटस देगा, क्या रिपोर्ट करेगा कि तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, वीकनेस हैं, डेफिशिएंट है क्या। तो ऑडिटर वही वेरीफाई करेगा कि भाई क्या इंटरनल ऑडिटर वो रिपोर्ट कर रहा है मैनेजमेंट को
इंटरनल ऑडिटर की जो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट को अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एज पर द स्टेचू, क्या वो फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा है वो देखेगा। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेवेंट कंट्रोल्स, evaluating the design of the control involves considering whether the control individually or in combination is capable of effectively preventing or detecting and correcting the material misstatement। देखो ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल डिसाइड हुआ है, ठीक है, एक प्रोसीजर के बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इतने सारे कंट्रोल्स डिज़ाइन किए हैं, इम्प्लीमेंट किए हैं, जो पहले तो जो कंट्रोल्स डिसाइड हुए हैं, ठीक है, वो क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़ी बड़ी गलतियां होने वाली हैं उसको प्रिवेंट कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको डिटेक्ट करके उसको करेक्ट कर रहा है, सुधार रहा है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंट्रोल मीन्स द कंट्रोल एग्जिस्ट एंड दैट एंटिटी इज यूजिंग। जो मैंने डिसाइड किया कि डिज़ाइन ऑफ द कंट्रोल ऐसा होना चाहिए जो प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट करे क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गलतियाँ होने को अटकाए या उसको ढूंढे और उसको करेक्ट करे, गलतियाँ होने को प्रिवेंट करें। जो गलतियाँ होने वाली है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने ऐसे डिज़ाइन करी है कंट्रोल कि जो गलतियाँ होने वाली है बड़ी बड़ी गलतियाँ फाइनेंशियल उसको हम प्रिवेंट करें, उसको हम डिटेक्ट करें, हम ढूंढ पाएँ और उसको हम सुधारें, उसको हम करेक्ट कर पाएँ। इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल मीन्स कंट्रोल एग्जिस्ट एंड द एंटिटी इज यूजिंग इट। कंट्रोल एग्जिस्ट है वो यूज़ कर पा रही है एंटिटी, ठीक है। जो डिज़ाइन ऑफ द कंट्रोल है वही उसका इंप्लीमेंटेशन अच्छी तरह से हो रहा है। इम्प्रॉपरली डिजाइंड कंट्रोल में रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल। देखो इम्प्लीमेंटेशन होगा कंट्रोल, लेकिन उससे पहले प्रॉपरली डिज़ाइन होना चाहिए। अगर इम्प्रॉपरली डिज़ाइन होगा इंटरनल कंट्रोल तो वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल, वीकनेस इन द इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस अबाउट द डिज़ाइन एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिलेवेंट कंट्रोल्स, ठीक है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हमने लगाई है, वो क्या एविडेंस देता है डिज़ाइन एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर है कि नहीं है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स जो होती है वो क्या होती है, देखो बताता हूँ मैं। इंक्वायरी ऑफ द एंटिटी पर्सनल, जो ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेगा उसमें ये प्रोसीजर्स होती है। इंक्वायरी ऑफ द एंटिटी पर्सनल, जो भी कंट्रोल्स हुए, अकाउंटिंग फंक्शन है तो उनकी बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं। सीनियर मैनेजर है, सीनियर एग्जीक्यूटिव है, अकाउंट असिस्टेंट है, जूनियर अकाउंटेंट है। तो हम इंक्वायरी करेंगे एंटिटी से, पर्सनल से, कि तुम्हारे अकाउंटिंग फंक्शंस कैसे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको इंक्वायरी करेंगे कैसे कैसे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स जनरेट हो रहे हैं। ऑब्जर्विंग द एप्लीकेशन ऑफ द स्पेसिफिक कंट्रोल्स। सिर्फ इंक्वायरी से काम नहीं चलेगा, सिर्फ इंक्वायरी से काम नहीं चलेगा, हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा स्पेसिफिक कंट्रोल्स का एप्लीकेशन, ठीक है। ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वो जो कंट्रोल्स परफॉर्म हो रहे हैं उसको हमको देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे वो कंट्रोल्स परफॉर्म हो रहे हैं, कैसे जनरल एंट्रीज पास हो रही है, कैसे उस जनरल एंट्रीज के ऊपर चेकिंग रखी जा रही है। इंस्पेक्टिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स, जो डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स इंटरनली जनरेट हो रहे हैं उसको देखना, ठीक है, उसको इंस्पेक्ट करना, चेक करना। ट्रेसिंग द ट्रांजेक्शन्स थ्रू द इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ट्रांजेक्शन्स जो हो रहे हैं परफॉर्म उसको ट्रेस करना थ्रू द इंफॉर्मेशन सिस्टम, कैसे जनरल एंट्री पास हो रही है पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन सिस्टम में, और कैसे उस ट्रांजेक्शन का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो अमाउंट कैसे दिखाई दे रहा है, वो सब देखना। तो ये प्रोसीजर्स ऑडिटर लगाएगा, इसको हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बोलेंगे। इंक्वायरी अलोन हाउएवर इज नॉट सफिशिएंट फॉर सच पर्पस, सिर्फ इंक्वायरी सफिशिएंट नहीं है। ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज कंट्रोल इज नॉट सफिशिएंट टू टेस्ट देयर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। चलो ऑडिटर ने इंक्वायरी भी कर ली, ऑडिटर ने ऑब्जर्व भी कर लिया एप्लीकेशन ऑफ, ऑडिटर ने इन शॉर्ट अंडरस्टैंड कर दिया एंटिटीज़ के कंट्रोल्स को, इंक्वायरी कर ली, अंडरस्टैंड कर दिया एंटिटीज़ कंट्रोल को, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। ऑडिटर को और भी कुछ करना पड़ेगा, ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि देयर इज सम ऑटोमेशन दैट प्रोवाइड्स फॉर द कंसिस्टेंट ऑपरेशन ऑफ द कंट्रोल। ऑडिटर ने इंक्वायरी किया, ऑडिटर ने ऑब्जर्व किया, ऑडिटर ने अंडरस्टैंड किया एंटिटी कंट्रोल को, उसके बाद भी ऑडिटर को एक एश्योरेंस लेना पड़ेगा कि कंट्रोल्स जो परफॉर्म हो रहे हैं कंसिस्टेंटली परफॉर्म हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है ऑडिटर ने ऑब्जर्व किया तब तो अच्छी तरह से लोग परफॉर्म कर रहे हैं, कंट्रोल्स अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर फिर ऑडिटर अगर एब्सेंट हो गया तो कुछ भी परफॉर्म अच्छी तरह से नहीं हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, सिर्फ ऑडिटर को दिखाने के लिए कंट्रोल्स अच्छी तरह से परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये भी देखना जरूरी है। तो ऑडिटर को ये भी देखना जरूरी है कि देयर इज अ कंसिस्टेंट ऑपरेशन ऑफ द रिलेवेंट कंट्रोल्स, इनहेरेंट कंसिस्टेंसी ऑफ द आईटी प्रोसेसिंग, परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स टू डिटरमाइन वेदर एन ऑटोमेटेड कंट्रोल हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द ईयर, ठीक है।
कंसिस्टेंसी है आईटी प्रोसेसिंग की, मतलब कंसिस्टेंसी कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कुछ कंट्रोल्स को तो वो तब तो परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन मेरे जाने के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन फिर वैसी की वैसी है, वो कुछ बराबर अपनी कंसिस्टेंसी नहीं रख रही है, कंट्रोल्स परफॉर्म नहीं कर रही है, तो वो भी ऑडिटर देखेगा। ठीक है, ये था पूरा इंटरनल कंट्रोल्स का डिस्कशन। बहुत ही वास्ट डिस्कशन है और अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया कैसे कैसे इंटरनल कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होते हैं, कैसे ऑडिटर उसको वेरीफाई करता है, कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होता है और 4 एलिमेंट उसके बाद देख रहे हो वो क्या होता है। ठीक है, कंट्रोल्स अगर कुछ कंडीशन चेंज हो तो कंट्रोल्स को भी चेंज करना पड़ता है। सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल देखी है। ठीक है, बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा। ठीक है, आगे ऐसी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा वीडियोस का।